नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कंसेप्ट एंड फैक्ट्स पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आगामी परीक्षाओं की आप लोगों की तैयारी बहुत ही जोश व जुनून के साथ चल रही होगी। तो आज आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है कारक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कारक। कई सालों से आप लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो हम लोगों ने हमेशा कारक को एक वे में ही पढ़ा है, जिस तरह से हम लोग टेबल या पहाड़े याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। वो चीज़ें तो इसका एक बेस भी नहीं है, हम कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये जानेंगे इस टॉपिक में कि इन कारक का प्रयोग किस प्रकार से होता है, कहाँ होता है और एक्चुअल में जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है, हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी परिभाषा से ही उसकी शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आज भी हमारी जो शुरुआत रहेगी वो टॉपिक के परिभाषा से रहेगी कि कारक किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया के साथ अपना संबंध बताता है वही शब्द क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ये चीज़ हमने 20 बार, 30 बार, 50 बार, पता नहीं कितनी बार आज तक पढ़ी है, लेकिन वो संबंध किस प्रकार से बताते हैं वो चीज़ हमने समझी ही नहीं है। तो हम उस संबंध को ही समझेंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि हम आज सबसे पहले इस परिभाषा को ही बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो इस परिभाषा को समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको इसको समझाना चाहूँगी। आप सभी बच्चे जानते हो, हम सभी ने देखा है, एक चीज़ से हम इसको रिलेट करते हैं। सब जानते हैं परिवार के बारे में भी और सभी जानते हैं वाक्य के बारे में भी। हम सभी जानते हैं परिवार होता है वो एक सदस्य से नहीं होता, दो या दो से अधिक सदस्य जहाँ पर होते हैं वही परिवार होता है। इकलौते व्यक्ति के लिए तो हमेशा यही बोला जाता है कि इसका परिवार है ही नहीं, ये तो अकेला है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं वही परिवार होता है। ठीक उसी तरह से जब दो या दो से अधिक शब्द होते हैं तभी क्या बनता है, वाक्य। एक शब्द से कभी वाक्य नहीं बन सकता है, वो तो शब्द ही रह जाएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो आप जानते हो जैसे परिवार में सदस्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार में एक मुखिया होता है। हर व्यक्ति को हम मुखिया नहीं कह सकते, चाहे कितने भी सदस्य हों, हर परिवार का एक क्या होता है, मुखिया होता है। ठीक उसी तरह से वाक्य में शब्द तो बहुत सारे होते हैं, परंतु हर वाक्य में एक मुख्य शब्द होता है और जिसको हम कहेंगे क्रिया। अब आप जानते हो इस परिवार में सदस्य तो बहुत सारे थे, लेकिन मुखिया कोई एक था। परंतु ये बात भी सत्य है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हर सदस्य का इस मुखिया के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। कोई व्यक्ति इसका पुत्र है, कोई इसकी पुत्री है, कोई इसकी पुत्र वधू है, कोई इसकी पत्नी है, कोई कुछ है। परिवार के हर व्यक्ति का मुखिया के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। ठीक उसी तरह से वाक्य में क्रिया के अलावा और भी बहुत सारे शब्द होते हैं और हर शब्द का इस क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। कोई शब्द इस क्रिया का कर्ता कहलाएगा, तो कोई शब्द इसका कर्म कहलाएगा, तो कोई शब्द इसका कर्ण कहलाएगा, कोई शब्द कुछ कहलाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, हर शब्द का क्रिया के साथ कोई ना कोई संबंध होता है और उसी संबंध का नाम क्या होता है, कारक। जैसे परिवार के संबंध को हम रिश्ते बोल देते हैं, ये रिश्ते हैं हमारे। ठीक उसी तरह से वाक्य के हर शब्द का क्रिया के साथ जो रिश्ता होता है, जो संबंध होता है, उसी का नाम क्या होता है, कारक। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं और कारक के साथ एक चीज जुड़ी होती है, विभक्ति, और 8 ही विभक्तियां होती हैं।
विभक्तियां क्या होती हैं ये आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, विभक्ति। जिसको हम कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान बोलेंगे वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। और जिनको हम कारक चिन्ह बोलते हैं या फिर विभक्ति चिन्ह, आप इनको कारक चिन्ह बोलो या फिर विभक्ति चिन्ह बोलो। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, नहीं। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, नहीं। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है। लेकिन आज वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा मैं प्रचलन में कहूँ तो कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह की बजाय भी जो शब्द आता है वो आता है परसर्ग। तो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो परसर्ग नाम से ही इसको पूछा जाता है कि कर्ण कारक का परसर्ग क्या है, से या के द्वारा। संप्रदान का क्या है, के लिए या को। अपादान का क्या है, से या अलग होने पर। यहाँ मैंने ब्रैकेट में ये चीज क्यों लिखी है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो से हमने लिखा है ये अपादान में भी लिख रखा है और से हमने कर्ण में भी लिख रखा है। तो कर्ण क्या होता है, इसने बोला किसी चीज का जो माध्यम होता है, किसी चीज का जो सहायक होता है वो होता है कर्ण। और यहाँ इसने बोला अलग, सहायक नहीं बल्कि अलगाव पैदा कर रहा है, चीजों को अलग करने का काम कर रहा है, वो कौन होता है, अपादान। संबंध के लिए का, के की, रा, री, अधिकरण के लिए आ जाएगा में या पर, और संबोधन के लिए आपका हो जाएगा हे और अरे। तो ये चीजें हम लोगों ने जो पढ़ा है ये पढ़ लेते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आते ही कि हमको याद हो गया कि कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अपादान का क्या होता है, अधिकरण का क्या होता है, और हमारा टॉपिक क्या हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो ये हमारी अभी क्या हुई है, शुरुआत हुई है, अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट यहाँ पे रहता है वो कर्ता का ही रहता है। कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, तो कर्ता के लिए आप अलग अलग तरीके से पहचान सकते हो। जो भी व्यक्ति वाक्य में काम को कर रहा है, जो काम को करता है, काम करने वाला क्या होता है, कर्ता। या फिर हम कहेंगे जिसके, जो क्रिया पर प्रभाव डालता है, क्रिया पर प्रभाव डालने वाला कौन होता है, कर्ता। या फिर हम इससे भी अच्छे तरीके की बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया के साथ आप कौन लगा लो, कौन, क्रिया के साथ आप क्या लगाओ, कौन लगाओ, और जो आपका कौन होता है वही आपका क्या होता है, कर्ता। जैसे बालक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, हम बोलेंगे कौन पढ़ता है, बालक, तो बालक आपको क्या मिलेगा, कर्ता। तो जो भी हमारे कौन का जवाब बनेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जैसे हमने लिखा राम पढ़ता है, फिर मैंने लिख दिया राम ने पढ़ा, या फिर हमने लिख दिया राम पढ़ेगा। तो इन सभी वाक्यों में काम क्या हो रहा है, हमारी क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। अब हम वही काम करेंगे, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। किसने पढ़ा, किसे, मैंने पूछा किसने पढ़ा, राम ने। कौन पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। तो जो आपके ये जवाब है ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कर्ता कारक। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इन वाक्यों में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कारक कौन सा दिया गया है, कर्ता कारक दिया गया है। और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, प्रथमा विभक्ति का। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाक्य में, किसी ने आपसे पूछा कि यहाँ पर परसर्ग क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है या कारक चिन्ह क्या है,
तो आप सभी को पता है यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, शून्य है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ चिन्ह का क्या किया गया है, लोप किया गया है। इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह का लोप कर रखा है। और अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आपका दे रखा है, परसर्ग दे रखा है, और इस वाक्य में भी विभक्ति चिन्ह का लोप है, शून्य विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर कोई भी परसर्ग नहीं है। तो कर्ता कारक का जो परसर्ग होता है वो वाक्यों में कभी तो होता है और कभी नहीं होता। ये हर कोई आपको बता सकता है, आप सभी जानते हो इस चीज को। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, और कहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कर्ता कारक जो होता है इसका विभक्ति चिन्ह आपको सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में मिलेगा। केवल भूतकाल एक ऐसा काल है जिसमें आपको कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह मिलेगा, ना ही तो कर्ता कारक का परसर्ग वर्तमान में होता है और ना ही कर्ता कारक का परसर्ग आपका भविष्य काल में होता है। आप यहाँ कभी भी नहीं लिख सकते राम ने पढ़ता है, आप यहाँ कभी भी नहीं लिख सकते राम ने पढ़ेगा, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो राम ने पढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि कर्ता कारक का परसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है और कहाँ नहीं होता है, तो हम कहेंगे अगर हमारी क्रिया वर्तमान में है, अगर हमारी क्रिया भविष्य काल में है, वर्तमान, अगर हमारी क्रिया वर्तमान में है और अगर हमारी क्रिया भविष्य है, तो कभी भी परसर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी क्रिया भूतकाल में है तो कर्ता कारक का परसर्ग मिलेगा। तो कर्ता कारक के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो समझने की सबसे मेन बात होती है, वो आपकी परसर्ग की ही होती है। कर्ता कारक को ढूंढना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, हर कोई बता सकता है, बिल्कुल छोटा बच्चा भी आपको बता सकता है वाक्य में कौन करता है, जो भी क्रिया को कर रहा है वही हमारा कर्ता हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो समझने की चीज थी वो यही थी कि कर्ता कारक कहाँ पर शून्य के रूप में मिलता है और कहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलता है। तो कर्ता कारक अगर वर्तमान और भूतकाल क्रिया है हमारी तो लोप में मिलेगा, और अगर भूतकाल हमारी क्रिया है तो कर्ता कारक आपको डायरेक्ट रूप में मिल जाता है। तो ये था बच्चों हमारा कर्ता कारक। आगे हम पढ़ते हैं कर्म। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो काम को करता है, काम को करता है का मतलब जो क्रिया को प्रभावित करता है या फिर जो क्रिया पर अपना प्रभाव छोड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्ता। क्रिया पर प्रभाव डाला कर्ता ने, और क्रिया ने किसके ऊपर अपना प्रभाव डाला, क्रिया किसको प्रभावित करती है, क्रिया हमेशा किसे प्रभावित करेगी, कर्म को। तो कर्म क्रिया के द्वारा जो प्रभावित होता है, क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है। कर्म हमेशा क्रिया के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए क्रिया किसके ऊपर अपना प्रभाव डालती है, तो क्रिया सदैव कर्म पर अपना प्रभाव डालती है। कर्ता किस पर अपना प्रभाव डालता है, तो कर्ता हमेशा क्रिया पर अपना प्रभाव डालता है। इसके लिए भी यहाँ तो शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हमने पढ़ा था जब अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी थी उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, क्या या फिर किसे या किसको आप जोड़ लो, आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, कर्म मिल जाएगा क्रिया के साथ। किसी भी क्रिया से पहले क्या या किसे लगा के देख लो, अगर आपको कर्म चाहिए तो आपको कर्म वहां पर मिल जाएगा। जैसे हमने लिखा, वही उदाहरण लिख रही हूं मैं, राम पाठ पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है। अब यहां पर कोई आपसे पूछे कि विभक्ति कौन सी है,
अब क्रिया हमारी क्या है, पढ़ना। हम यहाँ पे लगाएंगे क्या पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है राम, पाठ पढ़ता है। आपको जो जवाब मिला है ये किसका मिला है, कर्म का मिला है। इसका मतलब पाठ आपका क्या है, कर्म है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को, जो द्विकर्म क्रिया हमने पढ़ी थी कि कब हम क्या लगा के जवाब निकालेंगे और कब हम किसे लगा के जवाब निकालेंगे, तो ये द्विकर्म क्रिया में क्रिया के अन्य प्रकार जो हमने पढ़े थे उसमें बहुत अच्छे प्रकार से इसको पढ़ा था। तो अगर आपको यहाँ पे बात क्लियर नहीं हो पा रही है तो एक बार आप द्विकर्म क्रिया वाला पॉइंट देखना, वहां पे आपको सारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात वही आ जाती है, यहाँ भी विभक्ति अगर कोई पूछता है तो हमें पता है कर्म की विभक्ति क्या होती है, दूसरी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। परंतु पॉइंट तो वही रह गया ना हमारा, परसर्ग। परसर्ग तो यहां भी नहीं दे रखा है, तो ध्यान रहे जो क्या से आपका जवाब होता है वो परसर्ग रहित होता है और जो किसे से जवाब होता है वो परसर्ग सहित होता है। जैसा कि हमने द्विकर्म क्रिया में पढ़ा था, अगर हमारा कर्म निर्जीव रूप में हमें मिलता है तो वहां पर बहुत कम चांस होंगे कि आपको परसर्ग मिलेगा, लेकिन अगर आपका कर्म सजीव है तो वहां पर हमने लिखा अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहां आपको पता है पाठ आपका क्या था, निर्जीव था, और आपको पता है जवाब भी किसके द्वारा मिला था, आपको क्या के द्वारा मिला था। तो यहाँ पर कोई भी परसर्ग नहीं दे रखा है, लेकिन अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। क्रिया क्या है, पढ़ाना, ना कि पढ़ना। पढ़ना क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्रिया क्या है हमारी, पढ़ाना है। तो हम करेंगे किसे पढ़ाया, भाई किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। तो अभी अभी मैंने बोला था जो किसे का जवाब जब भी होता है परसर्ग के साथ ही निकलता है। तो यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह भी मिल गया है जो हमने यहाँ लिख रखा है, को वाला। और आपको पता है छात्र आपके क्या है, सजीव। तो इस वाक्य में आपसे पूछा जाए परसर्ग क्या है, को है, कर्म कारक क्या है, छात्र कर्म कारक है, यहाँ पर विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। इस वाक्य में परसर्ग का लोप है, परसर्ग नहीं दे रखा है, कर्म हमारा पाठ रहेगा और हमारा जो पाठ है वो निर्जीव भी है और आपका क्या का जवाब है। तो कभी भी आपको क्या कभी भी आपको कर्म ढूंढना है तो क्या या किसी के द्वारा इसको निकाल लो, आपको मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम मिलेंगे हमारी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में, कारक भाग नंबर 2 में। बहुत जल्द हम वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।